सो यस, टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको इसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन जो है वो अपने मेन एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सो यस, टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर का फ्लो कैसे रहने वाला है, हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर हम एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होती हैं, क्या उनके बीच में डिफरेंस होता है, रिकवरी रेट्स कैसे निकाला जाता है, प्राइमरी जो है वो समरी कैसे प्रिपेयर करी जाती है, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, प्राइमरी समरी होती क्या है, सेकेंडरी समरी क्या होती है, सेकेंडरी समरी का फॉर्मेट क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारा फ्लो रहने वाला है इस पूरे लेक्चर का। So are you guys excited about learning the overheads? So yes, what are you waiting for? Let's get started. So hello everyone. I hope you all are doing good. So सीखते हैं ओवरहेड्स का चैप्टर। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है सबसे पहले। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है सबसे पहले, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। सो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स से जानने से पहले हमारे को सबसे पहले ये सीख लेना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब हमारे को ये समझ में आएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यही सीख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। एंड इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे को रिकवरी रेट समझना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी रेट को जो है वो एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड कैसे किया जाता है वो हम सीखते हैं। सो इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे को एक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो है रिकवरी रेट कंप्यूटेशन का। एंड उसका फॉर्मूला जो है वो होता है, वेट अ सेकेंड, हम जो है वो रिकवरी रेट कंप्यूटेशन जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। रिकवरी रेट कंप्यूटेशन, रिकवरी रेट कंप्यूटेशन या फिर जो है वो एब्जॉर्प्शन वगैरह भी कह सकते हैं रिकवरी रेट को। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन में बेस इनटू में 100। सो अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन में बेस इनटू में 100। ओवरहेड्स क्या है एंड कैसे किया जाता है वो समझते हैं। जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने ऑपरेशंस करना जो है वो स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से हमने जो है वो ऑपरेशंस करना स्टार्ट करा। जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, बहुत सारे खर्चे होंगे, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं विच कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड, जो है वो पर यूनिट के साथ में ये ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। ये पर यूनिट के साथ में क्या हो जाते हैं, ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ओवरहेड्स की, तो ओवरहेड्स जो है वो हम कब बता पाते हैं ओवरहेड्स को, ओवरहेड्स को हम जो है पूरे के जब पूरा साल बीत जाता है उसी के बाद बता सकते हैं कि हाँ इतना ओवरहेड जो है वो लगा है। पूरे साल बीत जाने से पहले हम नहीं बता सकते कि इतना ओवरहेड्स लगा है। ओवरहेड्स के केस में जो है वो क्या होता है, ओवरहेड्स के केस में पूरा साल खत्म होता है उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इतना ओवरहेड्स का खर्चा लगा है। लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर ही पता चल जाता है कि जो है वो इतना इतना खर्चा लगेगा डायरेक्ट मटेरियल पर, डायरेक्ट लेबर पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी खर्चे हुए हैं ये वाले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको ड्यूरिंग द ईयर का मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूँ तो ये डायरेक्टली जो है कि कितना इंकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ये नहीं मिलने वाला है। तो ओवरहेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड्स के लिए आपको इसको किसी से खर्चे से लिंक करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये खर्चा ऐसा होता है तो हाँ इसका इससे ऐसे लिंक बनकर ये भी खर्चा जो है वो ऐसे होता होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं ओवरहेड्स के खर्चे को इससे 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 लिंक कर दूं तो मेरा इजीली जो है ओवरहेड्स का खर्चा आ सकता है।
ओवरहेड्स का खर्चा मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं उनको इन तीनों से जो है वो लिंक कर देता हूँ तो इजीली मैं अपने ओवरहेड्स के खर्चे को निकाल पाऊँगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। सो जब हम ओवरहेड्स के अमाउंट को किसी बेस से लिंक अप कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिमाग में अराइज होता है वो ये होता है कि ये बेस क्या हो सकता है। तो ये बेस क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ये बेस हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल, ये बेस हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल इन रुपीस एंड डायरेक्ट लेबर इन रुपीस, ये हो सकता है। या तो जो है प्राइम कॉस्ट इन रुपीस, ये बेस हो सकता है। या तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये बेस हो सकता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स का बेस हो सकता है। या तो मशीन आवर्स का बेस हो सकता है। या तो कौन सा बेस हो सकता है, मशीन आवर्स का बेस हो सकता है। तो यूजुअली जो है, यूजुअली यही बेस हो सकते हैं, यूजुअली यही बेस होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इन रुपीस, डायरेक्ट लेबर इन रुपीस, प्राइम कॉस्ट इन रुपीस, डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स, यूजुअली यही बेस होते हैं। एंड क्वेश्चन हमारे को कोई भी बेस जो है इसमें से कह सकता है। इसके अंदर जैसा हम देख ही रहे होंगे, ये तीनों बेसिस में से ये जो पहले के तीन बेस हैं ये कौन किस में है, रुपीस में है। एंड अगर मैं लास्ट के दो बेस बात करूं तो ये किसके अंदर है, आवर्स के अंदर है। ये दोनों आवर्स के अंदर है एंड ये तीनों किसके अंदर हैं, रुपीस के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बट ये 100 से हम मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब बेस हमारा रुपीस के अंदर हो। जब बेस हमारा रुपीस के अंदर हो तभी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इफ बेस इज इन रुपीस, अगर हमारा बेस जो है वो रुपीस के अंदर है तभी जाकर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसे हम मल्टीप्लाई 100 से तभी करते हैं अगर हमारा बेस रुपीस के अंदर दे रखा है। कहने का मतलब ये है, अगर मेरा बेस रुपीस में नहीं आवर्स में है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। उस केस में 100 से मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओनली अगर बेस मेरा ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्राइम कॉस्ट है, ओनली देन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरा बेस डायरेक्ट लेबर आवर एंड मशीन आवर्स है तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। अब इस चीज़ को हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझते हैं ताकि ये आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक जॉब है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन जॉब जहां पर डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 4000 का, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 9000 का, एंड ओवरहेड्स नहीं दे रखा है। ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे करा जाएगा वो सोचना है। एंड प्रॉफिट का अमाउंट कुछ दे रखा है, प्रॉफिट मतलब परसेंटेज बेसिस पर ही है कि प्रॉफिट 10% है टोटल कॉस्ट का, एंड देन सेल्स मतलब। तो हमारे पास में ओवरहेड्स नहीं दे रखा है, बट हमारे पास में क्या चीज़ दे रखी है, हमारे पास में पास्ट डाटा दे रखा है, हमारे पास में पास्ट ईयर का डाटा दे रखा है। क्वेश्चन आता है कि क्या दे रखा है पास्ट ईयर का डाटा। पास्ट ईयर के डाटा के अंदर दे रखा है कि हमारा पास्ट ईयर के अंदर ओवरहेड्स था 3 लाख का, एंड हमारी मटेरियल कॉस्ट थी मान लो 1 लाख का था हमारा ओवरहेड्स पास्ट ईयर के अंदर। एक सेकेंड, मैं ना एक मिनट रीफ्रेम करता हूँ एग्जांपल को। मान लो हमारा पास्ट ईयर के अंदर ओवरहेड्स था 1000 का, एंड मेरा मटेरियल कॉस्ट था 5000 का। तो उस केस के अंदर
एक बात सोच के देखो कि मेरा ओवरहेड्स का एलोकेशन कैसे हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, कितना हो रहा है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 100, कहने का मतलब है 20% हो रहा है मटेरियल का परसेंटेज। कितना है मेरा ओवरहेड्स, कितना परसेंट है मटेरियल का, 20% है। तो क्या मैंने जो है एक लिंक एस्टेब्लिश कर लिया ओवरहेड्स एंड मटेरियल के बीच में। क्या मैंने ओवरहेड्स एंड मटेरियल के बीच में क्या मैंने कोई लिंक एस्टेब्लिश कर लिया, लिंक एस्टेब्लिश्ड कर लिया? द आंसर इज यस। क्या लिंक मैंने एस्टेब्लिश कर लिया? पिछले साल के डाटा के हिसाब से ओवरहेड जो है 20% है ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं ये सेम लिंकेज करंट ईयर के डाटा पे अप्लाई कर देता हूँ, तो उस केस के अंदर मेरा करंट ईयर के अंदर भी ओवरहेड्स जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स हो जाएगा 20% ऑफ मटेरियल, मतलब 20% ऑफ 4000, जो कि क्या हो जाएगा 800। तो ओवरहेड्स हमारा क्या हो गया 800। तो टोटल में क्या आ जाएगा यहाँ तक 4000 प्लस में 9000 प्लस में 800, 13800 हो गया। एंड इसका 10% कितना हो जाएगा 1380। एंड अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो 13800 प्लस में 1380, 15180 मेरा क्या हो जाएगा सेल्स। ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ, हमने ओवरहेड्स का एलोकेशन कर लिया। आपने एक बात देखी कि हमने कैसे लिंक एस्टेब्लिश करा पास्ट ईयर के डाटा को बेसिस पर, एंड हमने उस लिंक को कैसे करंट ईयर के डाटा पर अप्लाई करके हमने ओवरहेड्स का अमाउंट निकाल लिया, एंड देन हम फाइनली सेलिंग प्राइस पर आ गए। तो ऐसे करा जाता है एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स का। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, एंड एक और नाम से इसको जाना जाता है वो होता है चार्जिंग रेट। इसको चार्जिंग रेट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर कि इसको जो है वो चार्जिंग रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये यहाँ तक हो गया है कि हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशंस वगैरह कर ली, ये सब कुछ कर लिया है अच्छे से। सो अब हम वापस आ जाते हैं अपने जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वाला। अब हम सीख सकते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। तो स्टार्ट करते हैं मतलब वो वाला टॉपिक अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन सीखा था वो हमने उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सीखा था। बट अगर हमारे को एब्जॉर्प्शन सीखना है ओवरहेड्स का एंड पूरे साल का क्या होगा एब्जॉर्प्शन, तो वो समझते हैं बात को। तो अगर हमें पूरे साल का ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन सीखना है तो उस केस के अंदर क्या फॉर्मूला हो जाता है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या रहता है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इस केस के अंदर हमारा एक्चुअल बेस होगा, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स रिकवरी रेट से। उसे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट से। ये फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। अगर मेरे को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने हैं फुल ईयर के लिए तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने जो जॉब की कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पे 20% जो था वो था हमारे पास में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट। वो क्या है हमारे पास में, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट ही है।
मेरे एग्जांपल के अंदर क्या हो गया, मेरे एग्जांपल के अंदर हो गया 20% ऑफ मटेरियल। मेरे एग्जांपल के अंदर क्या हो गया, 20% हो गया है मटेरियल का। एंड मान लो पूरे साल के अंदर मटेरियल यूज़ हुआ 10 लाख रुपए का, मटेरियल यूज़ हुआ 10 लाख रुपए का। तो मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 10 लाख का 20%, तो कितना हो गया मेरे पास में, 2 लाख रुपए हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो मैं बेस की बात करूं तो बेस मेरा क्या था, बेस मेरा जो है वो वो मेरा मटेरियल था। एंड मटेरियल का पूरे साल के अंदर खर्चा कितना हुआ, 10 लाख का हुआ। तो इस सिनेरियो के अंदर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हो गए, 10 लाख का 20% मतलब 2 लाख रुपए मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपने पूरे साल के अंदर 2 लाख के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड करे। साल ख़त्म होने के बाद में हम देखेंगे कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए। जो साल ख़त्म होने के बाद में जो एक्चुअल ओवरहेड्स आए वो हो सकता है कि वो 2 लाख हो, एंड वो हो सकता है कि वो 2 लाख ना हो। वो हो सकता है कि 2 लाख हो, वो हो सकता है कि वो 2 लाख ना हो। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जितने हैं एंड एक्चुअल ओवरहेड्स जितने हैं उसमें फ़र्क हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड सेम ही हो। तो क्वेश्चन आ जाता है, हमारे को ढूंढना है एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट। हमें ढूंढना है एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट। एक्चुअल ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट। कहने का मतलब है यूजुअली ये दे रखा होता है, बट हमारे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करने होते हैं। यूजुअली गिवन बट डिडक्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बट डिडक्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को आपको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो जो भी हमारे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं वो हमारे को माइनस करने होते हैं, ताकि हम यूजुअली कंपेरेबल फिगर्स पर आ जाएं। तो यूजुअली कंपेरेबल फिगर्स पर आने के लिए हमारे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि हर बार नहीं होंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब ही ये होता है कि वो बार बार रिपीट नहीं होते। एबनॉर्मलिटी से कुछ हो गए हैं एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, ये ऐसे कुछ खर्चे हो गए हैं, तो वो हमारे को क्या कर देने हैं, वो हमारे को डिडक्ट कर देने हैं, क्योंकि वो हर बार जो है वो नहीं होने वाले हैं। उससे अपने खर्चे को इंक्रीज़ मत करो, तभी जाकर हमारी फिगर कंपेरेबल बनेगी। एंड उस फिगर जो कंपेरेबल है उसको हम कंपेयर कर पाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। तो कंपैरिजन का बेस तो सही होना चाहिए ना, तो उसको बेस को सही करने के लिए जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो कभी कभार होते हैं उनको क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। जैसे ही मेरे पास में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी आ गया, एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। So this is basically page number 1, this is page number 2, this is page number 3, and now we are moving toward page number 4. So now हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को। एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को। एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं एंड क्या हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स का एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का, तो 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। वो 3 पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, एक तो हमारा या तो ये हो सकता है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा हैं, कि हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं
वो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा हैं। या तो ये हो सकता है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स इक्वल हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एंड द लास्ट वाला क्या केस हो सकता है? एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। या तो ये हो सकता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से, या तो ये हो सकता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो इक्वल है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। एंड द थर्ड पॉसिबल सिचुएशन इज कि एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। आपको कोई भी नतीजे पर आने के लिए किस चीज़ को देखना पड़ेगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को देखना पड़ेगा। एक बात आप समझो, यहाँ पर हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो कम है या ज़्यादा है पहले वाले सिचुएशन के अंदर? तो टॉकिंग अबाउट पहली वाली सिचुएशन, हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है एंड एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे ज़्यादा हैं। एज यू कैन क्लियरली सी कि हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है एंड एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा है। सिंस हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है, एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हैं, इसको क्या बोला जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन भी बोला जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन भी बोला जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यहाँ सेकंड वाले केस, यहाँ पर सेकंड वाली सिचुएशन के अंदर जहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड्स बराबर है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के, उसे क्या बोला जाता है? फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एंड द थर्ड पॉसिबल सिचुएशन जहाँ पर हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज़्यादा हैं, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इस सिचुएशन को ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। जैसे ही हमने ये सीखा कि क्या होता है, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ जाते हैं जहाँ पर हम ट्रीटमेंट समझेंगे कि ये अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है एंड ये ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है। इसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है वो हम सीखेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ट्रीटमेंट। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का क्या ट्रीटमेंट होता है वो समझते हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो फुल एब्जॉर्प्शन का तो रेयर ही सिचुएशन में आता है, फुल एब्जॉर्प्शन का तो आता ही नहीं है। या तो आप ये बोलो रेयर, या तो बोलो कि नहीं आता। क्वेश्चन या तो अंडर एब्जॉर्प्शन पर आएगा या तो ओवर एब्जॉर्प्शन पर आएगा। एंड उसमें से भी मैं बात करूं, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक कौन सा होता है? वो टॉपिक है अंडर एब्जॉर्प्शन का। एग्जामिनर बार 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 आपको कौन सा टेस्ट करेगा? कॉन्सेप्ट अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। तो सीखते हैं अब हम समझते हैं कि अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के लिए हम वही वाला एग्जांपल जो है वो लेते हैं जो अभी हमने लिया था। यहाँ पर आप देखो कि मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने निकल कर आ रहे थे? 2 लाख रुपए के। अब मान के चलो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हो जाते हैं? मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, जब ड्यूरिंग द ईयर ख़त्म हुआ, पूरा साल जो है वो ख़त्म हुआ, पूरे साल ख़त्म होने के बाद में मेरे को पता चलता है कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स थे 2,50,000 के। मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो कितने थे? 2,50,000, चलो एग्जांपल के लिए लेके चलो 2,60,000 थे। 2,60,000 का मेरा एक्चुअल ओवरहेड्स था एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने थे मेरे? 2 लाख रुपए के थे। कहने का मतलब क्या है कि पूरा साल खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? 2,60,000 का है। एंड मैंने पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर खर्चा बुक कितना किया था? 2 लाख रुपए का बुक किया था।
कहने का मतलब ये है कि मैंने कम खर्चा बुक करा एंड अब मुझे क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। मैंने कम खर्चा बुक करा तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है ओवरहेड्स का, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो आइए उसका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट करते हैं एंड सीखते हैं। ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, किस वजह से आए हैं। एंड रीज़न को हम दो पार्ट्स के अंदर बाइफोकेट कर देते हैं। रीज़न्स देखेंगे, रीज़न्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है। एंड रीज़न को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर देंगे। रीज़न को हम क्या कर देंगे, दो पार्ट्स के अंदर हम क्लासीफाई कर देंगे। एंड बात की जाए तो इट कैन बी एबनॉर्मल रीज़न, इट कैन बी एबनॉर्मल रीज़न एंड इट कैन बी नॉर्मल रीज़न। तो ये एबनॉर्मल रीज़न भी हो सकता है एंड नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है। ये एबनॉर्मल रीज़न भी हो सकता है एंड ये नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है। तो रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है एंड नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है। अब रीज़न जो है वो एबनॉर्मल है या रीज़न जो है वो नॉर्मल है, वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन खुद ही हमें बताएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 30% हो गया है डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। हमने डिफेक्टिव वर्ड देखा तो हमारा क्या रीज़न बन गया, एबनॉर्मल रीज़न है। ये आपको एक बात दिमाग में क्लियर रखनी है, आपको दिखाने की ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन सा रीज़न हो गया, एबनॉर्मल रीज़न हो गया। मैं आपको एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ। अगर डिफेक्टिव प्लानिंग वगैरह लिखा है तो वो कौन सा रीज़न हुआ, एबनॉर्मल रीज़न हो जाता है। अगर क्या लिखा है, डिफेक्टिव प्लानिंग वगैरह लिखा है तो वो कौन सा रीज़न हो जाता है, एबनॉर्मल रीज़न हो जाता है, डिफेक्टिव प्लानिंग। एंड अगर कॉस्ट इंक्रीज के बारे में लिखा हुआ है तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हो गया तो हो गया, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। एंड ये क्या हो जाता है, कॉस्ट के अंदर इंक्रीज हो गया है तो वो नॉर्मल रीज़न होता है। दैट, और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये अनअवॉइडेबल है। एंड एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जो भी चीज़ अनअवॉइडेबल होती है वो हमेशा नॉर्मल रीज़न होता है। जो भी चीज़ जो है वो अनअवॉइडेबल है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल रीज़न के अंदर आ जाता है वो। एंड जो भी कंट्रोलेबल है एंड जो भी अवॉइडेबल है वो हमेशा एबनॉर्मल रीज़न के अंदर आ जाता है। जो भी कंट्रोलेबल है एंड जो भी अवॉइडेबल है वो हमेशा एबनॉर्मल रीज़न के अंदर आ जाता है। तो हमारे को क्या करना है, इस केस के अंदर एबनॉर्मल रीज़न से की वजह से जो भी चीज़ आएगी उसका अमाउंट निकाल लेना है एंड उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, उसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। अगर वो नॉर्मल रीज़न की वजह से है तो हमारे को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। अब एक बात सोचो, जितने भी मैंने प्रोडक्ट बनाए या तो वो सेल हो गए होंगे या तो वो कहाँ पर पड़े होंगे, मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े होंगे। तो मुझे इन दोनों की कॉस्ट को ही जो है वो चेंज करना है, जिसके लिए हम फाइंड आउट क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री रेट फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री रेट फाइंड आउट करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। सो मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट, हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारे को नॉर्मल रीज़न की वजह से है तो हमारे को सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ता है। एंड सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकाला जाता है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन अपॉन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अपॉन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इससे हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, इससे हमारे पास में सप्लीमेंट्री रेट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखो मैंने आपको क्या कहा,
कि जो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, जो भी प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे, या तो वो सेल्स के अंदर पड़े होंगे या तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े होंगे। जो भी मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा या तो वो बिक गए होंगे या तो वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े होंगे। डैट इज कि हम जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सोच सकते हैं इस बात को, जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी यही बात निकल कर आती है। तो इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि वो सामान जो भी हमने प्रोड्यूस करा वो या तो सेल्स में होगा या तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स के, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स के, या तो क्लोजिंग स्टॉक WIP के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा होगा, या तो वो WIP के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा होगा। दैट इज द रीजन वाई वी हैव यूज द वर्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट वर्ड वहीं पर लगता है जहां पर WIP आ जाता है। तो WIP है, यस, WIP का क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड यूज करा है। अब आप एक बात समझो, ये जो सेल्स है ये 100% कम्प्लीटेड यूनिट्स की है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है ये भी 100% कम्प्लीटेड यूनिट्स का है। बट अगर मैं बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक WIP का, तो ये कम्प्लीटेड यूनिट्स का नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कम्प्लीटेड यूनिट्स का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो भी WIP यूनिट्स का है इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर पहले तो मैं बोलूँ तो यूनिट्स निकालने के लिए ये WIP की जो यूनिट्स है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज से। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज से। वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 60, 65, 70%, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, उस परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे WIP की यूनिट्स को। इसको मल्टीप्लाई कर कर हमारे पास में निकल जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स की इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल कर आ जाएंगी। सो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मेरी WIP की यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल 6000 है, एंड उनके ऊपर डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी वो कंप्लीट हो गई हैं, 60% कंप्लीट हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी हो गई हैं, 3600 हो गई हैं। 6000 का 60%, 6000 का 60%, 3600 हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का WIP हो गया है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड कर देंगे, एंड क्लोजिंग स्टॉक की जो WIP है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की इक्विवेलेंट यूनिट्स को ऐड करके हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पर हम पहुंच जाएंगे, हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पर पहुंच जाएंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। इसके बाद हमारे पास में पर यूनिट का रेट आ जाएगा, एंड हमारे को पता चल जाएगा कि एक यूनिट को इतने से सप्लीमेंट करना है। एक यूनिट का रेट निकल कर आ जाएगा, एंड हमारे को पता चल जाएगा कि एक यूनिट को इतने से सप्लीमेंट करना है। तो इसीलिए ये हमारा क्या निकल जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट निकल गया। ठीक है, हमने क्या करा, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को डिवाइड कर दिया अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारा सप्लीमेंट्री रेट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद में हमारे पास में एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करी जाती है जिस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट क्या बोला जाता है, उसे स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट भी बोला जाता है। जिसका फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है सीरियल नंबर, देन आ जाता है पर्टिकुलर्स, देन आ जाता है हमारे पास में यूनिट्स, देन आ जाता है हमारे पास में सप्लीमेंट्री रेट, एंड फाइनली आ जाता है हमारे पास में टोटल। फाइनली हमारे पास में क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके बेसिस पर मैं सेल्स को एडजस्ट करूंगा। देन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का,
एंड द थर्ड वन इज हमारे पास में आ जाता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक WIP का, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक WIP। तो ऐसे करके हमारे पास में आ जाएगा, तीन चीज़ें थी ना हमारे सप्लीमेंट्री रेट के फॉर्मूले के अंदर, एक तो सेल, तो उसकी कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ सेल, एक क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का उसकी कॉस्ट ले लो, एंड एक क्लोजिंग स्टॉक WIP का उसकी कॉस्ट आप ले लो। इसके सामने जितने जितने यूनिट्स होंगे उतने उतने जो है वो यूनिट्स हम लिख लेंगे। एंड एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि WIP के केस के अंदर हमारे को इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखने हैं। WIP के केस के अंदर मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखने हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे को लिखने हैं WIP के केस के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एंड बाकी तो यूनिट्स लिखने ही है। कहने का मतलब ये है 6000 इंटू में 60% जो कि हमने निकाला था, जैसे 3600 निकाला था, वो यूनिट्स हमारे को लिखने हैं। टोटल आपको 6000 यूनिट्स यहाँ पर नहीं लिखने हैं। बी केयरफुल, मैं जो है वो ये कहूँगा यहाँ पर बी केयरफुल, इसमें गलती मत कर देना। कई बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी में जो है ना यहाँ पर गलती कर देते हैं। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। ठीक है, यहाँ पर आपको WIP के केस के अंदर बी केयरफुल इन केस ऑफ WIP। ठीक है, तो हमारे को केयरफुल रहना है WIP के केस के अंदर। इसके बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे सप्लीमेंट्री रेट को, इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री रेट, एंड जब हम यूनिट्स को सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास में आ जाएगा टोटल, हमारे पास में टोटल निकल कर आ जाएगा। जब हम यूनिट्स को सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में टोटल निकल कर आ जाता है। एंड दैट इज़ हाउ कि स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट प्रिपेयर करा जाता है, एंड उसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट कैसा रहता है, ऐसा फॉर्मेट जो है वो रहता है स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट का। सो यहाँ पर हमारे पास में टोटल कर कर जो अमाउंट आएगा, यहाँ पर हमारे पास में टोटल कर कर जो अमाउंट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के इक्वल, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के इक्वल हो जाता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर कि ये जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के इक्वलेंट होगा। इसके बाद हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है हमारे पास में ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ जितने भी हमारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो क्या हो जाता है, ओवरहेड्स हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन का जन्म क्यों हुआ, एक बात समझो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट नहीं होता, एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बट रेदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओवरहेड्स कोई नाम नहीं होता, ओवरहेड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खर्चे होते हैं। अब मैं बोलूँ तो ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें से कौन कौन सा खर्चा ओवरहेड्स का है। तो ये किसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा खर्चा, कौन कौन सा खर्चा, कौन कौन सा खर्चा ओवरहेड्स का है। ये आइडेंटिफिकेशन का काम किसके ऊपर जिम्मा डाल दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये जिम्मा डाला हुआ है, एंड उसका प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। दैट इज वाई इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी हम ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक स्टेटमेंट को कहा जाता है प्राइमरी समरी, एंड एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी समरी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर दो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, एक होता है प्राइमरी समरी एंड एक होता है सेकेंडरी समरी। तो सबसे पहले जो है वो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एंड देन समझते हैं बात को। सो यहाँ पर हमारी दो स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, वन इज प्राइमरी समरी and yes the second one is secondary summary. So प्राइमरी समरी का मीनिंग क्या है, एलोकेशन
and apportionment of expenses, allocation and apportionment of expenses for the first time among the production and service department, among the production and service department, among the production and service departments. एंड अगर मैं बात करूं सेकेंडरी समरी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स back over the production departments, back over the production departments. जैसा नाम से भी क्लियर हो रहा है, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाएगी? प्राइमरी समरी की। एंड वंस वी आर डन विद द प्राइमरी समरी, हम कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे? सेकेंडरी समरी की स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अब प्राइमरी मार्केट का मतलब यहाँ पर देखो, प्राइमरी समरी के अंदर प्राइमरी का मतलब समझो। प्राइमरी का मतलब होता है फ्रेश वगैरह, जैसे कि जहाँ पर कंपनी डायरेक्टली पैसा जो है वो रेस कर रही है पब्लिक वगैरह से, तो ये क्या होता है? वो प्राइमरी मार्केट होती है। ऐसे ही प्राइमरी समरी हो जाती है। तो अगर मैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइमरी समरी की बात करूं, तो जब ऑर्गेनाइजेशन पहली बार ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपोर्शन करेगी अमंग द डिपार्टमेंट, तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी समरी बोला जाता है। सो प्राइमरी समरी क्या है देखते हैं। जब एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट हो रहा है एक्सपेंसेस का फर्स्ट टाइम के लिए अमंग द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी समरी। तो जब फर्स्ट टाइम पर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट होता है एक्सपेंसेस का अमंग द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी समरी बोला जाता है। सो टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स कितने भी हों, बट इस टॉपिक के अंदर उन डिपार्टमेंट्स को दो डिपार्टमेंट्स के अंदर क्लासिफाई करा गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सो या तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे या तो आप सर्विस डिपार्टमेंट होंगे। इतनी सी बात है, बस आपको इतनी सी बात को क्या करना है? ध्यान में रखना है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी समरी, तो सेकेंडरी समरी का मतलब है जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जब हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर, तो उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी समरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे सेकेंडरी समरी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जब खुद से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि खर्चे का बाइफोकेशन कैसे करना है एंड हमारे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे एलोकेशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? उसे एलोकेशन बोला जाता है। एंड जब हमारे को खुद से ही चूज़ करना पड़ता है कि हम खर्चे को किस के अंदर बांटें, तो उसे क्या बोला जाता है? अपोर्शनमेंट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अपोर्शनमेंट बोला जाता है। तो अब हम प्राइमरी समरी का फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या बनाना होता है प्राइमरी समरी के अंदर। सबसे पहले हम बना लेते हैं एंड देन हम उसका मतलब समझते हैं। प्राइमरी समरी फॉर्मेट, प्राइमरी समरी फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स बेसिस प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, S1, S2। डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट वेजेस, रेंट, लाइटनिंग, depreciation, and yes, of course total, of course total. सो हमने क्या करा, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के अंदर हमने तरह तरह के खर्चे जो हैं वो लिख दिए। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में बेसिस वाला कॉलम, मतलब जिसके तहत हमें बांटना है, जिसको आप बेस कह सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमें बेस चूज़ करना, वो यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने अभी स्लिप ऑफ टंग से जो है थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बोल दिया था प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। आई थिंक में से जो है वो बस स्लिप ऑफ टंग में मैंने जो है शायद ये बोल दिया था प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। ये प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 नहीं है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2। क्योंकि मैंने आपको प्राइमरी समरी के अंदर ये बात बताई भी थी कि प्राइमरी समरी का मतलब क्या होता है, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम अमंग द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये मैंने एज्यूम करा यहाँ पर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। सो कहा जाए तो हमारे पास मान लो रेंट का खर्चा है तो लिख दो, लाइटनिंग का है लिख दो, एंड डेप्रीसिएशन है लिख दो। देखो इसके अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सीधा एलोकेशन दे रखा हो, मतलब सीधा अमाउंट दे रखा है तो हमने सीधा अमाउंट लिख देना है कि P1 P2 में कितना है, S1 S2 में कितना है, ये सब कुछ जो है वो लिख दिया, P1 P2 S1 S2 सब में लिख दिया। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आपके पास में टोटलिटी के अंदर अमाउंट दे रखा है एंड वहाँ पर आपको अपोर्शनमेंट करना पड़ रहा है। लाइटनिंग का अमाउंट दे रखा है तो आपको बेस चूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो लाइटनिंग का खर्चा टोटलिटी में दे रखा है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको बेस क्या लोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का बेस लेकर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे P1 P2 S1 एंड S2 के अंदर। जैसे मैं बात करूँ रेंट है तो रेंट को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एंड अगर हमारे पास में डेप्रीसिएशन वगैरह है तो हमने उसे अपोर्शन कर दें कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पर। अब इसके बाद में ये 2 इंपॉर्टेंट खर्चे आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। अगर मटेरियल और वेजेस डायरेक्ट हैं तो वो ओनली किसके अंदर इंकर्ड होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इंकर्ड होंगे। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर इंकर्ड होंगे, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही इंकर्ड होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब ही ये है जब हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली आइडेंटिफिकेबल है तो तभी यूज़ करा जाता है डायरेक्ट वर्ड। सो अगर डायरेक्ट है तो वो कभी भी ओवरहेड्स नहीं बन सकता। ओवरहेड्स हमेशा 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 क्या बनता है, इनडायरेक्ट वाली चीज़ें बनती हैं ओवरहेड्स, कभी भी डायरेक्ट वाली चीज़ें ओवरहेड्स नहीं बनती हैं। सो बी केयरफुल। सो आपको उस केस के अंदर क्या करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये नहीं होने वाली है तो यहाँ पर ब्लैंक लिख देना है, ठीक है, एंड आपको सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिख देना है इसको। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। सो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, जब भी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आएगा तो आपको सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर उसको लिखना है। तो आपको क्या करना है, उसे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिखना है। कहाँ पर लिखना है, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा कुछ भी, नील नील आएगा, कुछ नहीं आने वाला। एंड फिर हम इसको टोटल कर देंगे, सभी को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। एक बार हमारा प्राइमरी समरी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर जो कि है सेकेंडरी समरी का। जो कि किसका है, सेकेंडरी समरी का। क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी समरी के अंदर क्या करना है। हमने सेकेंडरी समरी के अंदर क्या पढ़ा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मतलब हमें दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी हमने खर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन करा था उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, ओवरहेड्स हैं, उनका
बैक ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम क्या करेंगे, उस खर्चे को द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या है वो समझो। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल है, ये टोटल किसका आया, प्राइमरी समरी का आया। ये टोटल किसका आया, प्राइमरी समरी का आया। सेकेंडरी समरी कहती है कि कुछ हमारे को ऐसा करना है कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ आए ही ना, एंड सारा का सारा उसका यहाँ पर ही आए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही आए। तो टोटल ऑफ जो भी सेकेंडरी समरी होगा वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही अमाउंट आ रहा होगा, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसके खर्चे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। हम सीखते हैं कि मेथड्स, सेकेंडरी समरी के मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो सीखते हैं अब हम। सो टॉकिंग अबाउट जितने भी खर्चे हैं टोटल के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, वो आइडियली कहाँ पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये हमें सेकेंडरी समरी बताता है। क्योंकि अगर एक्चुअली मैं बात करूं कि मेनली प्रोडक्शन हो कहाँ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होती है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट की बात करूं कि वो प्रोडक्ट बन कहाँ रहा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बन रहा होता है, तो सेकेंडरी समरी क्या कहती है कि हमें फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, उनको ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सेकेंडरी समरी कहती है। देखो सिंस एक रीज़न ये भी होता है कि हमारे को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं, एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं होती हैं, तो इट इज़ बेटर कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड देन हम उसे जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करें, एंड हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। तो ये प्रोसेस रहता है। सो बात की जाए मेथड्स की, हम पहले मेथड्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, देन उसका मतलब समझेंगे। तो मेथड्स को लिस्ट डाउन करने के लिए लिखते हैं, दिस इज़ पेज नंबर 9 ओनली, एंड मेथड्स लिखने के लिए आई विल टेक विच पेन, पिंक, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी समरी। One is a direct method, one is a direct method, and second one is step distribution, step distribution और step ladder और non reciprocal method। And the third one is reciprocal method। The third one is reciprocal method। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, आपको ये तीनों नाम जो है वो याद रखने, एग्जामिनर किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप लैडर, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, उसके अंदर जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो सीखना वाली बात है। अब मैं बात करूँ रेसिप्रोकल मेथड के, फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सो वो दो मेथड हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड यस ऑफ कोर्स द सेकेंड वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में दो मेथड्स। रेसिप्रोकल मेथड जो है फर्दर दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करा गया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? तीन मेथड्स पढ़े, डायरेक्ट मेथड, स्टेप मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो हम सीखते हैं। दिस इज पेज नंबर
10th एंड डायरेक्ट मेथड के बारे में सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड, तो इस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है वो सबसे पहले देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स बेसिस, पर्टिकुलर्स बेसिस P1 P2 S1 एंड S2, P1 P2 S1 S2। सबसे पहले मेरे पास में आ जाता है टोटल ऑफ प्राइमरी समरी, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी यहाँ पर लिख देना है। एंड फिर हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एंड देन हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2। सो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है यहाँ पर, जो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो होगा S1 का खर्चा होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा P1 एंड P2 के अंदर। S2 में कोई खर्चा एलोकेट नहीं किया जाएगा, ये P1 एंड P2 में खर्चा एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 की बात करूँ तो S1 में कुछ नहीं एलोकेशन होगा एंड ये यहाँ पर एलोकेट कर दिया जाएगा P1 एंड P2 के अंदर। P1 एंड P2 के अंदर ये क्या कर दिया जाएगा, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट मत कर देना, यहाँ का खर्चा यहाँ पर भी एलोकेट कर दिया। नो, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट के अंदर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बट मैं यहाँ पर आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि जो S1 का है वो P1 एंड P2 के अंदर ही करा जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही करा जाएगा, S2 में नहीं करा जाएगा, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं करा जाएगा, ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर करा जाएगा। एंड जब हम टोटल करेंगे, जब हम टोटल करेंगे तो कहाँ कहाँ पर अमाउंट आएगा वो बात आपको समझ के चलनी है। जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर नील रहने वाला है, यहाँ पर भी नील रहने वाला है, यहाँ पर अमाउंट रहने वाला है एंड यहाँ पर अमाउंट रहने वाला है। तो इन दोनों जगह पर अमाउंट रहने वाला है, यहाँ पर क्या रहने वाला है, नील रहने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही इसी मेथड को जैसे एलोकेशन करा गया, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ना एलोकेट करके प्रोडक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। एंड ऐसे ही S2 का खर्चा जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एंड ध्यान रखना कि वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ना जाए, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है, उसी को डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। इसके बाद में हमारे पास में अगला मेथड आ जाता है स्टेप लैडर मेथड। इसके बाद में हमारे पास में अगला मेथड आ जाता है स्टेप लैडर मेथड। एंड इस मेथड को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर 3 सर्विस डिपार्टमेंट लूँगा एंड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लूँगा। तो कौन सा मेथड आ जाता है, स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड आ जाता है पर्टिकुलर्स बेसिस P1 P2 S1 S2 एंड S3। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिखेंगे। सबसे पहले हम एज यूजुअल टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिखेंगे। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी ऑलरेडी हमारी बनी हुई है एंड वो ही लिख देंगे यहाँ पर। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, एंड देन हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1। देन आ जाता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1। अब हमारे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना S1 का, तो यहाँ से हम इसको जो है वो क्या कर देंगे माइनस, एंड यहाँ पर हम इसके खर्चे को एलोकेट कर देंगे। ये बात तो हमारे को डायरेक्ट मेथड के अंदर भी पता चल गई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो S1 का कैसे किया जाएगा, वो हमारे को पहले भी क्लियर हो गई थी। अब मैं बात बोलूँ ना स्टेप लैडर मेथड की, तो स्टेप लैडर मेथड कहता है जब आप पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जब आप पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तो करना ही,
साथ ही में आप सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी खर्चे को एलोकेट जरूर करना। ठीक है, तो बात ही समझ में आ रही है आपको। ये यहाँ पर भी जो है वो डालना, प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी डालना, अपोर्शन करना। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2। इसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 कैसे किया जाएगा। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा कैसे एलोकेट करा जाएगा, आपको ये बात समझनी है। सबसे पहले तो जिस सर्विस डिपार्टमेंट का आप एलोकेट कर रहे हो वहाँ पर टोटल ले लेना है। तो यहाँ पर टोटल जो भी आएगा इसके अंदर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल आया, इस टोटल पूरे के पूरे खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। सबसे पहले ये क्लैरिटी रखना, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ S1 से आया या फिर जो है टोटल ऑफ प्राइमरी समरी वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बच्चे क्या गलती करते हैं, जो टोटल ऑफ प्राइमरी समरी वाला आता है ना उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 है उसको इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा S2 को, एंड किस किस के अंदर करा जाएगा, एक तो P1 के अंदर, एक P2 के अंदर, एंड एक S3 के अंदर, एंड S1 के अंदर नहीं करा जाएगा। आपको एक बात का स्पेशल ख्याल रखना है, एक बार जो सर्विस डिपार्टमेंट निल हो गया, यहाँ ये निल हो गया था ना, प्लस माइनस 10 रुपये ऐड और 10 रुपये, मतलब यहाँ पर ये पूरा निल हो गया था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये इसने पूरा खर्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये पूरा निल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद में 10 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये का खर्चा था, पूरा 10 रुपये का खर्चा जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो यहाँ पर तो जीरो हो गया था। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात का खास ध्यान रखना है। तो ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये S2 यहाँ P1 P2 में ऑफकोर्स सी बात है, एंड S3 के अंदर हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, S3 निल नहीं हुआ था तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, तीसरा आ जाता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे S3 का। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे S3 का तो उस केस के अंदर क्या होगा एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि S1 तो निल हो गया है, पूरा पूरा S2 भी निल हो गया है, एंड S3 के अंदर अगर मैं बात करूं तो S3 के अंदर ये तीनों अमाउंट क्लब्ड होकर जो भी अमाउंट है वो हमारे को लेना है, एंड वो हमारे को क्या करना है, माइनस कर देना है, वो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों का क्लब्ड अमाउंट, एंड वो तीनों के तीनों जो है वो P1 एंड P2 के अंदर डाल दी जाएंगी, ये तीनों चीज़ें, एंड यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। एक बार जो नील हो गया वो हो गया। तो S1 तो पहले स्टेप के अंदर नील हो गया था, S2 हमारे पास में सेकंड स्टेप के अंदर नील हो गया था, S3 के अंदर जो टोटल रहा उसको P1 एंड P2 के अंदर डाल दिया जाएगा, P1 एंड P2 के अंदर ऐसे करके डाल दिया जाएगा। तो बात की जाए कि टोटल की, तो टोटल के अंदर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर नील रहने वाला है, यहाँ पर भी नील रहने वाला है, एंड यहाँ पर भी नील रहेगा, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप में S1 नील हो गया, सेकंड स्टेप में S2 नील हो गया, एंड S3 जो है वो थर्ड स्टेप के अंदर नील हो गया। आपको स्टेप लैडर मेथड के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन अपना खुद का कोई ऑर्डर दे दे, जैसे क्वेश्चन खुद कहे कि P1 P2 S1 S2 S3 के अंदर खुद कोई ऑर्डर देगा कि आपको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले तो आपको वैसे करके देखना है, बट ये भी ज़रूर देखना है कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पर आप एक स्पेशल नोट लिख लो, जो बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, वो बात क्या है, स्पेशल नोट आप लिख लो, एंड वो स्पेशल नोट क्या कहता है कि आपको रैंक करना है डिस्ट्रीब्यूशन को, रैंक करना है डिपार्टमेंट को, रैंक द डिपार्टमेंट्स, रैंक द डिपार्टमेंट्स on the basis of extent of service provided, on the basis of extent of service provided, and not on and not on redistribution, and not on redistribution, मतलब redistribution, and मतलब then do redistribution, then do redistribution, and then do redistribution। पहले तो आपको रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है।
एंड रैंकिंग जो है वो किसके बेसिस पर करोगे, रैंकिंग जो है वो करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हम रैंकिंग करेंगे, हमने रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। एंड देन हम उसके बाद में सिंपल सा लॉजिक है कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हमारे पास में अगला मेथड आ जाता है जो कि है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। हमारे पास में अगला मेथड कौन सा आ जाता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमारे पास में अगला मेथड कौन सा आ गया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का अगला मेथड आ गया है। सबसे पहले फॉर्मेट लिख लो इसका। फॉर्मेट इसका कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स बेसिस P1 P2 S1 एंड S2, पर्टिकुलर बेसिस P1 P2 S1 एंड S2। सबसे पहले क्या करना है, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख लेनी है, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, टोटल प्राइमरी समरी का वो हमने लिख लिया। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर कि हमने टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख लिया, जैसे हम लिखते हैं हर मेथड के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करा, S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो यहाँ पर एंड S2 पर। सो टॉकिंग अबाउट ये यहाँ एंड यहाँ पर हो गया। S1 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, P1 P2 एंड S2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। ये बात हमारे को स्टेप लैडर मेथड ने ही बता दी थी और सिखा दी थी कि हम एक जो सर्विस डिपार्टमेंट का है वो हम दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कोई नई बात नहीं सीखी है, क्योंकि ये ऑलरेडी बात हमने स्टेप लैडर मेथड के अंदर सीख ली थी। अब मैं बात करूँ S2, यहाँ पर S2 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये स्टेप लैडर मेथड की तरह नहीं होगा। यहाँ पर आपको बात समझनी है कि जो भी S2 का है इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, द आंसर इज़ यस, इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये स्टेप लैडर मेथड क्या कहता था, जो एक बार सर्विस डिपार्टमेंट जो भी नील हो गया उसके अंदर दोबारा मत डालो। बट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, नाम से कुछ लग रहा है कि रिपीट करना है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो तो होगा ही, एंड साथ में यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी होगा। ऑल्दो वो नील हो गया हो तब भी हम इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 1 2 एंड 3। एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगर हम अभी टोटल कर देंगे तो क्या सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल जो है वो नील आ जाएगा? द आंसर इज नो। S2 का तो पूरा टोटल हमने यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन S1 तो अभी भी आ रहा है, यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब अभी भी जो है वो जीरो नहीं होगा। तो इस केस में अब क्या करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको द्वारा S1 को द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड S2 के अंदर। तो ये तो फिर से जो है वो हमारे पास में किसका बैलेंस खड़ा हो जाएगा, S2 का बैलेंस खड़ा हो जाएगा। देन हम S2 का द्वारा जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे S2, ये अब यहाँ पर S1 नील हुआ, तो अब द्वारा जो है वो S1 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो हो ही रहा था। तो ये कब तक करते रहेंगे, ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, बिकॉज ये नाम भी देखो, ये ये चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि जो भी हो रहा है वैसे, कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर एक साइड तो बची जाएगी, एक सर्विस डिपार्टमेंट तो बच ही जाएगा। तो हमारे को क्वेश्चन में ये कहाँ तक करके दिखाना है, 3 साइकिल तक करके दिखाना है। ये हो गई थी हमारे पास में 1 साइकिल, ये हो गई थी हमारे पास में 2nd साइकिल, एंड एक और 3rd साइकिल तक हमारे को इसको करके दिखाना है। सिंस ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे में भी जा रहा है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसका नाम ही ये है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट करते रहो डिस्ट्रीब्यूशन को, रिपीट करते रहो डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका नाम ही ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाइज ये बार बार रिपीट मोड पर इसके अंदर भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है, एंड ये कभी भी नील नहीं होगा। आपको बस ये 3 साइकिल तक करके दिखाना है। ऐसे ही एक और साइकिल तक S1 S2 के अंदर द्वारा करके बस एक बार वहाँ तक करके आपको दिखा देना है। एंड बोला जाए कि ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो किसका पार्ट है, ये रेसिप्रोकल मेथड का ही पार्ट है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं मेथड्स बता रहा था कितने टाइप के मेथड है, तब मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद में आ जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड।
तो स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, नाम से क्या लग रहा है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो क्या कहता होगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, नाम से क्या लग रहा है कि ये क्या कहता होगा? नाम से क्लियर ये हो रहा है कि यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी एंड उन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसे करते हैं वो सीखते हैं अब। तो बेसिकली इसके अंदर करते हैं क्या, पहले तो वो लिख लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। लेट द टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 इज इक्वल टू रुपीज एक्स। टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 इज इक्वल टू रुपीज एक्स and total overheads of S2 is equal to rupees y, and total overheads of S2 को ले लो रुपीज y। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास में S1 ओन ओवरहेड्स प्लस में शेयर ऑफ S2 एंड y क्या हो जाएगा, S2 का ओन S2 के खुद के ओवरहेड्स, S2 ओन ओवरहेड्स प्लस में शेयर ऑफ S1, प्लस में शेयर ऑफ S1। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एंड उस एग्जांपल के थ्रू जो है वो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को समझते हैं कि ये कहता क्या है। सपोज करो हमारे पास में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट है एंड टोटल ऑफ प्राइमरी समरी क्या आ रही है, 1,90,000, 40,000, 16,000 S1 एंड S2। ओके, यहाँ पर हो गया 50%, 40% एंड 10%, एंड यहाँ पर हो गया 30%, 50%, 20% एंड नील। एंड बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके दिखाइए। तो वो कैसे करेंगे हम वो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो है वो ये समझो कि हम टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 को ले लेंगे x। लेट द टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 इज इक्वल टू रुपीज एक्स and let the total overheads of S2 is equal to rupees y। तो x क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो x क्या कह रहा है कि मेरा खुद का तो 40,000 है ही, वेट अ सेकेंड, मेरा खुद का खर्चा तो 40,000 है ही, प्लस में 20% है S2 का, एंड हमने टोटल ओवरहेड्स ऑफ S2 क्या माना है, y माना है। तो x का खर्चा कितना हो जाएगा, 40,000 तो है ही, प्लस में 20% हो गया है y का। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। इसको देखो ये क्या है, एक तो हमने क्या करा, इक्वेशन के हिसाब से देखो जो मैंने आपको लिखवाई, S1 का खुद का ओवरहेड जो कि था 40,000 प्लस में शेयर ऑफ S2 जो कि था 20% ऑफ y। अब ऐसे ही y क्या आ जाएगा हमारे पास में, S2 का खुद का ओवरहेड जो कि है 16,000 प्लस में शेयर ऑफ y मतलब S1 जो कि क्या है 10% ऑफ x। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 16,000 जो कि अभी मैंने बोला भी था, प्लस में 10% ऑफ x। तो यहाँ पर हमारी ये दो इक्वेशन बन गई एंड इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एंड बेसिकली इसी मेथड को क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो बोला जाता है, जहाँ पर हमारी ये इक्वेशन बन जाती है एंड इक्वेशन बन के हम जो है वो x और y की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो हमने यहाँ पर सारे मेथड जो है वो सीख लिए। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मान लो कुछ नहीं दे रखा, साइलेंट केस है, तो कौन सा मेथड हमारे को अप्लाई करना है, तो हमारे को रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई करना होता है। तो तो हमारे पास में साइलेंट केस के अंदर हमारे को
कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है, रेसिप्रोकल मेथड के अंदर ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड है ना, ये वाला अप्लाई करना होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। बट उसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर मेरे 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है तो हम रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस केस के अंदर हमारे को स्टेप लैडर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस के अंदर हमारे को कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेप लैडर मेथड, एंड हम रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूटेशन का। अब एक बात आपको समझ के चलनी है, कभी कभार एग्जामिनर जो है वो छोटा सा पॉइंट पूछ लेता है एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूटेशन के बारे में, एंड बहुत ही छोटा सा पार्ट पूछ लेता है कि एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूटेशन करके दिखाओ। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एब्जॉर्प्शन रेट कभी कंप्यूट किया जा सकता है जब हमारे पास में सेकेंडरी समरी दे रखी हो, एंड ये सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट करी जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए फाइंड आउट की जाती है। तो 2 सिचुएशन होनी चाहिए, 2 केसेस में ही होगा। एक तो सेकेंडरी समरी दे रखी हो, प्लस में ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही फाइंड आउट करी जाती है। ये बातों का ध्यान में रखना है। एब्जॉर्प्शन रेट के कंप्यूटेशन के टाइम पे आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक तो सेकेंडरी समरी दे रखी हो, प्लस में ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही फाइंड आउट की जाती है। सबसे पहले मैं बोलूँ तो आपके पास में देखो, जैसे P1 है, P2 है, S1 है, S2 है, तो टोटल दे रखा होगा सेकेंडरी समरी का, टोटल दे रखा होगा आपके पास में सेकेंडरी समरी का, यहाँ यहाँ हो गया एंड यहाँ यहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। टोटल ऑफ सेकेंडरी समरी हो गया, यहाँ यहाँ हो गया एंड यहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वो पूछ सकता है कि एब्जॉर्प्शन रेट बताओ पर मशीन आवर, या फिर वो ये पूछ सकता है पर लेबर आवर। जैसे अगर मान लो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें एब्जॉर्प्शन रेट बताना है पर मशीन आवर, तो हम उसे डिवाइड किससे कर देंगे, मशीन आवर्स से डिवाइड कर देंगे। हम किससे डिवाइड कर देंगे, मशीन आवर्स से डिवाइड कर देंगे, एंड जो आएगा वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है। आपको एक बात समझ में आई कि मैंने आपको क्या कहा था, टोटल हम लेंगे किसका, सेकेंडरी समरी का ही निकाला जाता है, तो हमने टोटल ऑफ सेकेंडरी समरी ली। एंड दूसरा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए ही निकाला जाता है, इसलिए मैंने सेकेंडरी जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके अंदर नील नील लगा के रखा था। तो यहाँ पर हमारे पास में एब्जॉर्प्शन रेट निकल जाएगा दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है मशीन आवर रेट का। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में कौन सा आ जाता है, हमारे पास में मशीन आवर रेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे का मशीन का खर्चा, या फिर आप ये बोल लो 1 घंटे का मशीन की कॉस्ट कितनी है, उसे बोला जाता है मशीन आवर रेट। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे का मशीन का खर्चा कितना है, हम वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, हमारे पास में फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं A, B एंड C, एंड अगर मैं बात करूं कि मशीन आवर्स कितने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारे 15 मशीन आवर लगते हैं, यहाँ पर हमारे 10 लगते हैं, एंड यहाँ पर हमारे 8 मशीन आवर लगते हैं C को बनाने के अंदर। सो बेसिकली मैंने इस बाकी सारे खर्चे जोड़ दिए हैं, एंड अगर मुझे इस मशीन आवर्स का खर्चा जोड़ना है तो मुझे पता होना चाहिए एक मशीन का 1 घंटे का खर्चा कितना है, वो मेरे को पता होना चाहिए। एंड एक बार मुझे पता चल गया कि मेरा मशीन आवर रेट कितना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है, यहाँ पर 30 है एंड यहाँ पर 40 है, तो मैं टोटलिटी बेसिस पर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना मशीन, मतलब ये कितनी कॉस्ट जो है वो चार्ज करनी है, वो मेरे को पता चल जाएगा। तो सारा का सारा दामोदार किस चीज़ पर आके खड़ा हो गया है, मशीन आवर रेट पर जो है वो खड़ा हो गया है कि मशीन आवर रेट के बेसिस पर ही ये सारा कुछ करा जा रहा है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। सो बोला जाए तो एक बार मुझे मशीन आवर रेट पता चल गया तो इजीली हम अपनी यहाँ पर कॉस्ट के अंदर ये डाल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात समझो, मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन के लिए हम वही खर्चे लेंगे जो कि हमारे किससे रिलेटेड होंगे, मशीन से रिलेटेड होंगे। तो एक तो पहले आप क्या करो, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लिख लो जो कि स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और कौन से मशीन के एक्सपेंसेस होते हैं। फिर मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लिख लो, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड मशीन एक्सपेंसेस।
तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए रेंट का खर्चा, लाइटनिंग का खर्चा, फोरमैन की सैलरी, इनडायरेक्ट वेजेस, मैनेजर की सैलरी एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स एंड अगर मशीन के एक्सपेंसेस की बात करूं तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। बेसिकली स्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है फिक्स्ड खर्चा एंड मशीन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, रनिंग खर्चा या फिर वेरिएबल खर्चा भी आप बोल सकते हो। तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए, जो कि है फिक्स्ड खर्चा, एंड मशीन एक्सपेंसेस कौन से हो जाते हैं, जो कि है वेरिएबल खर्चा, एंड आप उसे रनिंग खर्चा भी बोल सकते हो। मशीन एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो ऐसे खर्चे जो कि मशीन के चलने के हिसाब से चेंज नहीं होते उन्हें बोला जाता है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड ऐसे खर्चे जो कि मशीन के चलने के कारण चेंज हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मशीन एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेंट, लाइटनिंग का खर्चा, फोरमैन की सैलरी, इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा, मैनेजर की सैलरी एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को क्या माना जाता है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस माना जाता है। एंड अगर बोला गया डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंज्यूमेबल स्टोर, ये रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ये वेरिएबल खर्चा है, ये मशीन के हिसाब से डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड इसे क्या बोला जाता है, मशीन एक्सपेंसेस बोला जाता है। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द मशीन आवर रेट। ये डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर एंड मशीन एक्सपेंसेस के अंदर क्यों जरूरी है, ये आपको इस स्टेटमेंट के अंदर जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे एंड उसका मतलब सीखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको बाइफोकेट करना बहुत जरूरी है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एंड मशीन एक्सपेंसेस को, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग तरीके से करा जाता है, तो बहुत जरूरी है। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हम स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन एंड अमाउंट इन रुपीस। ए स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं 3 स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एंड हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया हमने स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। एंड देन टॉकिंग अबाउट, हमने टोटल कर लेंगे, हम टोटल कर लिया हमने टोटल मशीन आवर्स, एंड फिर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपॉन में मशीन आवर। देन टॉकिंग अबाउट बी पॉइंट, हम लिखेंगे मशीन के एक्सपेंसेस, उसमें भी मान के चलो 2 मशीन एक्सपेंसेस हैं, एंड देन हम निकाल लेते हैं मशीन एक्सपेंसेस पर आवर। एंड थोड़ा हम थोड़ा सा बाकी चीज़ें बाद में लिखते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिख देने हैं, सारे के सारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देने हैं। तो आपने एक एक करके यहाँ पर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो लिख देने हैं कि स्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या हैं, लिख दिए सारे, चाहे 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हों। एंड आपको ध्यान में क्या रखना है, बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इन सारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बेस आपको सेम रखना है। बेस क्या रखना है, आपको सेम बेस रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका बेस जो है वो सेम होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए। अगर इस कोई खर्चा है पर एनम, तो आपको सारे के सारे खर्चे कैसे लिखने पड़ेंगे, पर एनम ही लिखने होंगे। जितने भी स्टैंडिंग खर्चे हुए सारे के सारे आपको टोटल करके कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है। फिर उसको आपको डिवाइड कर लेना है टोटल मशीन आवर के साथ में, और आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मशीन आवर निकल कर आ जाएगा। अगर आप उसे डिवाइड कर दोगे टोटल मशीन आवर से तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मशीन आवर निकल कर आ जाएगा। ध्यान आपको बस एक बात रखनी है कि इन दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए। अगर टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मंथ है तो आपके टोटल मशीन आवर भी पर मंथ होंगे।
एंड अगर आपके टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो पर एनम है, तो आपके टोटल मशीन आवर भी पर एनम होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का यहाँ पर मंथ ले लिया एंड ये टोटल मशीन आवर जो ले रहे हो आप वो पर एनम ले रहे हो, तो वो फिगर्स कंपेरेबल नहीं रहेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड आपके ये जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मशीन आवर आएंगे ये आपको यहाँ पर भी लिखना है, ये आपको आउटर कॉलम के अंदर भी लिखना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये वाले जो हैं, ये यहाँ पर आपको आउटर कॉलम के अंदर नहीं दिखाना, सिर्फ ये वाला स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मशीन आवर आपको आउटर कॉलम के अंदर दिखाना है। इसके बाद में आपको मशीन एक्सपेंसेस जितने भी हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सारे के सारे मशीन एक्सपेंसेस एक एक करके लिख देने हैं। एंड जो भी मशीन एक्सपेंसेस हैं, स्पेशल बात यहाँ पर ये है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने सारे खर्चे अंदर ही लिखे थे एंड एक ही फिगर बाहर आई थी ये वाली। लेकिन मशीन एक्सपेंसेस के अंदर आपको क्या करना है, ये खर्चे जो आएंगे वो बाहर भी आपको लिखने हैं, बट यहाँ पर आपको जो बाहर निकालना है वो आपको पर मशीन आवर करते हुए बाहर निकालना है, पर आवर करते हुए आपको इस खर्चे को बाहर निकालना है। तो ये जो भी खर्चे हैं इसको पर आवर करते हुए आपको यहाँ पर इस आउटर कॉलम के अंदर लिखना है। क्यों ऐसा कि हमने जो है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने ऐसा नहीं करा था एंड मशीन एक्सपेंसेस के अंदर ऐसा कर रहे हैं? द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल कि जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड खर्चे हैं एंड फिक्स्ड खर्चे हमेशा टोटलिटी के अंदर भी देखे जा सकते हैं, तो हम जो है वो इसलिए हमने बाहर लिखा था एक ही फिगर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन एक्सपेंसेस जो है वो वेरिएबल खर्चा है, वेरिएबल नेचर का खर्चा है। एंड वेरिएबल नेचर का खर्चा जो है वो या तो हम टोटल पर आवर देखते हैं या तो पर यूनिट देखते हैं, तो इसीलिए हम जो है वो कभी भी ये टोटलिटी के अंदर नहीं देखा जाता, तो इसीलिए हमने पर आवर के बेसिस पर हम इसे आउटर कॉलम के अंदर लिखेंगे। इसके बाद में आपको क्या कर देना है, इसको टोटल कर देना है, तो आपका टोटल मशीन आवर पर आवर आ जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, स्पेशल मैंने आपको बता ही दिया। ये जो मशीन एक्सपेंसेस आप लिखोगे यहाँ पर जो आउटर कॉलम के अंदर आप लिखोगे ये आपको मशीन एक्सपेंसेस पर आवर लिखने हैं। एंड फाइनली जब आप जो है वो मशीन आवर रेट कैसे निकाल पाओगे, जब आप ये ए एंड ये है हमारे पास में बी, इन दोनों का टोटल कर दोगे ए प्लस बी का, तो आपके पास में आ जाएगा मशीन आवर रेट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप जो मशीन आवर लोगे वो समझ लो कि वो कौन से लेने हैं मशीन आवर्स, 16th पेज 17th पेज। तो मशीन आवर यहाँ पर कौन से लेने हैं आप वो समझ लो बात को। यहाँ पर आपको मशीन आवर के लिए भी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये नहीं कि क्वेश्चन में जो मशीन आवर दे रखे हैं वही ले लिए, नो। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन मशीन आवर्स हैं उसमें से माइनस कर दो मेंटेनेंस आवर्स एंड उसमें से माइनस कर दो सेटअप टाइम। लेकिन सेटअप टाइम आपको तभी माइनस करना है अगर वो सेटअप टाइम हमारा अनप्रोडक्टिव है। क्वेश्चन ये आ जाता है अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि हमारा सेटअप टाइम क्या है, अनप्रोडक्टिव ही है, एंड अकॉर्डिंगली उसे माइनस करेंगे मशीन आवर की कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद में हमारे पास में फाइनल कॉन्सेप्ट आ जाता है डिपार्टमेंटल रेट वर्सेस ब्लैंकेट रेट का। अब एक बात समझ के चलो, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड अगर मैं हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट लूँ तो उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल रेट कहते हैं। एंड अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज ना लेकर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल लूँ तो उसे क्या बोला जाता है, ब्लैंकेट रेट बोला जाता है। तो मैं डिपार्टमेंट के फीचर्स वगैरह को छोड़ के हम जो है वो सिंगल बेसिस पर देखें तो उसे क्या बोला जाएगा, ब्लैंकेट रेट बोला जाता है। कहने का मतलब है अगर मैं सिंगल बेस ले लेता हूँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल बेस ले लेता हूँ तो उसे क्या बोला जाता है, ब्लैंकेट रेट बोला जाता है, या ओवरऑल रेट भी बोल सकते हैं। एंड अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बेस लेता हूँ तो उसे क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटल रेट बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रेट जो है वो बेस्ट माना जाता है, तो डिपार्टमेंटल रेट को बेस्ट माना जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है एंड अगर मैं बात करूँ 4th डिपार्टमेंट में काम ही लेबर आवर के बेसिस पर हो रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि मैं जो है सभी को जो है वो एक ही बेस ले लेती हूँ। वो कौन सा बेस ले लेती हूँ, मैं बेस ले लेती हूँ लेबर आवर्स, मैं बेस ले लेती हूँ मशीन आवर्स का, तो वो तो गलत है ना। जब उसमें काम ही लेबर आवर्स का हो रहा है तो आप मशीन आवर्स के बेसिस पर एलोकेशन कैसे कर रहे हो, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए ब्लैंकेट रेट को सही नहीं माना जाता है एंड डिपार्टमेंटल रेट को जो है वो सही माना जाता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल फीचर्स के बेसिस पर सेपरेट डिपार्टमेंट के बेसिस के को
का बेस लेकर जो है वो एलोकेशन करा जाता है, तो इसीलिए डिपार्टमेंटल रेट को मच 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 बेटर बोला जाता है। तो लिख लेते हैं कि क्या होता है। डिपार्टमेंटल रेट होता है चूजिंग अ सेपरेट रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट स्पेशल फीचर्स। एंड ब्लैंकेट रेट क्या था? चूजिंग अ सिंगल रिकवरी रेट फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हमारा ये ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।